एक्सप्लेन्ड सीरीज में। इस सीरीज में अक्सर मैं आपसे मिलूंगा इकोनॉमिक्स के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर और उन मुद्दों के आसान एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन जो ना सिर्फ आपकी समझ विकसित करेगा, ये आपको यूपीएससी और आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स में, मेंस में फैक्चुअल अच्छा आंसर लिखने में भी मदद करेगा। ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे से आज बात शुरू कर रहे हैं, वो है रेवड़ी कल्चर। आपने रेवड़ियां खाई होगी। भारत में मुफ्त की रेवड़ियां बहुत जोर से मिल रही हैं। आपने देखा होगा चुनाव के वक्त कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां कई सारी चीजें मुफ्त देने की घोषणा करती आई हैं। तमिलनाडु में मिक्सर फ्री में ले लो, मंगलसूत्र ले लो, स्कूटी ले लो। दिल्ली में 2500 रुपए ले लो, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए ले लो, महाराष्ट्र में साड़ी ले लो, एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो डोलिंग आउट ऑफ हैंडआउट्स की स्कीम होती है, जहां बिना किसी शर्त के, बिना कोई लक्ष्य पूरा करे लाभार्थी के खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। इन्हीं को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है रेवड़ी कल्चर। और रेवड़ी ही क्यों, गुलाब जामुन कल्चर क्यों नहीं, या रसगुल्ला कल्चर क्यों नहीं? क्योंकि गुलाब जामुन, रसगुल्ला ऐसी कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें बनाने में और जिन्हें सर्व करने में पूरी प्रक्रिया में बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन रेवड़ी एक ऐसी मिठाई है कि गुड़ के ऊपर तिल लगा दो और किसी को भी दे दो, जो जल्दी ग्रेटिफिकेशन देती है, जो बहुत जल्दी संतुष्टि देती है, लेकिन उसके स्वाद में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं होता। तो ऐसे ही जो जल्दी लाभ पहुंचा दे या जल्दी लाभ को चुनावी वोट में कन्वर्ट कर दे, ऐसी ही मिठाई को हम रेवड़ी कहेंगे। इसको मेहनत से बनाया गया गुलाब जामुन या रसगुल्ला नहीं कह पाएंगे, इसीलिए वर्ड आया है रेवड़ी कल्चर। भारत में रेवड़ी कल्चर पर्टिकुलरली जो कैश ट्रांसफर्स अनकंडीशनल तौर पर महिलाओं को दिए जा रहे हैं उससे संबंधित है। कई सारी राज्य सरकारें अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स महिलाओं को दे रही है। इसके लाभ भी हैं और इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। हम एक निष्पक्ष तौर पर दोनों पहलुओं पर मेंस पर्सपेक्टिव से इसका डिस्कशन लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर की योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन सा राज्य कौन सी योजना चला रहा है। फिर मैं आऊंगा इस बात पर कि कितना पैसा कौन सा राज्य दे रहा है महिलाओं को। फिर मैं आऊंगा उसके फायदे नुकसान पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे महिलाएं वोट देने की कतार में लगी हैं। महिलाएं बहुत बड़ा वोट बैंक, सो कॉल्ड वोट बैंक बनकर उभरी हैं और इसलिए इन्हें लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर चुनाव से पहले ऐसी कैश ट्रांसफर्स की स्कीम अनाउंस कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारें जो ऐसी बड़ी स्कीम चला रही हैं, आप मेरे साथ स्क्रीन पे देखते जाइएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार लक्ष्मी को भंडार महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम चलाती है। कर्नाटक की सरकार गृह लक्ष्मी स्कीम चलाती है। ऐसे ही दिल्ली में फिलहाल जो लेटेस्ट जीत हुई है और राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने महिला समृद्धि योजना लाने का फैसला करा है। 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अग्रणी रही है और लाडली बहना योजना चलाती है। उड़ीसा की सरकार सुभद्रा योजना महिलाओं को कैश ट्रांसफर्स के लिए रन कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार माझी लाडकी बहिन योजना चलाती है और झारखंड की सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रन कर रही है। आपकी स्क्रीन पर अब आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग सरकारें महिलाओं को कैश ट्रांसफर कर रही हैं, उनके नाम और उन स्कीम्स के नाम। कितना कैश ट्रांसफर्स कर रही हैं हर महीने या हर 6 महीने में, उसकी एक झलक है। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा की सुभद्रा योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं महिलाओं को। लाडली बहना मध्य प्रदेश, इसके तहत 1250 रुपए महीना। माझी लाडकी बहिन
महाराष्ट्र की योजना है, इसके तहत 1500 रुपये महीना। लक्ष्मी का भंडार बंगाल की योजना लगभग 1200 रुपये महीना। गृह लक्ष्मी कर्नाटका 2000 रुपये महीना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान 1000 रुपये महीना। और दिल्ली में अभी जो जीत हुई है, महिला समृद्धि योजना लेकर आएगी सरकार 2500 रुपये महीना। ये एक ग्राफ से हमने बताने का प्रयास करा है कि इसमें सालाना सरकारों को खर्चा कितना आएगा, उन राज्य सरकारों को। तो ये खर्चे का टोटल आंकड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, सुभद्रा योजना उड़ीसा साल भर में 10,000 करोड़ का खर्चा करेगी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार एक बहुत बेहतर तरीके से फाइनेंशियली मैनेज्ड स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन एक 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा उनके लिए एक बड़ी रकम है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकार 18,000 करोड़ रुपए सालाना लाडली बहना योजना पर खर्चा करने का अनुमान लगा रही है। ये जो खर्चा है ये कई प्रमुख योजनाओं से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में साल भर में जो पुलिसिंग पर खर्चा है, उनकी सैलरी, पेंशन, थाना चलाना, कैंटीन चलाना, उसके कंपैरिजन में यह लाडली बहना पर खर्चा ज्यादा है। और इस पैक का लीडर है महाराष्ट्र। लाडकी बहन के तहत एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 46,000 करोड़ रुपीस सालाना खर्चा करने का। 10,000 करोड़ उड़ीसा, 18,000 करोड़ मध्य प्रदेश, 46,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र सालाना खर्चा करेगा। लक्ष्मी का भंडार ये बंगाल की योजना है, 14,000 करोड़ रुपए सालाना। और ये कर्नाटक की योजना है गृह लक्ष्मी, 28,000 करोड़ रुपए सालाना महिलाओं को कैश ट्रांसफर्स की योजना है। कुल मिलाकर ये तो मैंने कुछ राज्यों जो बड़ा खर्चा कर रहे हैं उन्हें डिस्प्ले करा, लेकिन अगर एक अनुमान लगाएं तो आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग भारत में ऐसे 11 राज्य हैं जो इस प्रकार की कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं। सभी 11 राज्यों में मिलाकर ये लाभ लगभग 13.5 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है। और सभी राज्यों को मिलाकर जो खर्चा होने वाला है, जो कैश ट्रांसफर होने वाला है, वो है 2 ट्रिलियन रुपीस लिखा है मैंने यहां पर। दैट अमाउंट्स टू 2 लाख करोड़ रुपीस, 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है कैश ट्रांसफर्स का। और कुछ राज्यों में तो ये जो कैश ट्रांसफर का खर्चा है ये टोटल खर्चों का 5% से ज्यादा है। और बात करते हैं, और ये जो कैश ट्रांसफर्स है ये सिर्फ महिलाओं से ही संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार भी 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है किसानों को। तो जो भारत में रेवड़ियों के डिस्ट्रीब्यूशन का कल्चर पनपा है, इसमें महिलाएं प्राइम बेनिफिशियरी हैं, लेकिन सिर्फ महिलाएं बेनिफिशियरी नहीं है, सिर्फ महिलाएं लाभार्थी नहीं है। महिलाओं के साथ किसान भी 6,000 रुपए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सीमांत और छोटे किसान 6,000 रुपए सालाना प्राप्त करते हैं। और ये बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से गाय पर भी सब्सिडी देती है। तो बड़ी मात्रा में कैश के ट्रांसफर्स हो रहे हैं। और इससे आप ये ना समझें कि इससे सिर्फ हानि ही हानि है। हानियां तो हैं, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस प्रकार के कैश ट्रांसफर्स एम्पेरिकल एविडेंस है, तथ्यात्मक सबूत हैं दुनिया में कि इस प्रकार के कैश ट्रांसफर्स ने उन इलाकों में जहां ये हुए हैं अच्छी छाप भी छोड़ी है और खराब छाप भी छोड़ी है। पहले हम अच्छाइयों की बात कर लें, तो लेट्स बी पॉजिटिव, फिर हम चिंताओं की बात करेंगे। तो इस प्रकार के जब महिलाओं को कैश ट्रांसफर्स होते हैं, सुभद्रा योजना या महिला समृद्धि या मैया सम्मान योजना, लाडली बहन, इसके फायदे क्या हैं? फायदा यह है कि जब महिलाओं के खाते में पैसा जाता है तो आमतौर पर महिलाएं वो पैसा सिर्फ खुद पर खर्च ना कर परिवार पे खर्च करती हैं। और ये एम्पेरिकली देखा गया है, ये तथ्यों के आधार पे देखा गया है कि ये खर्चा आमतौर पे बच्चों की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्राथमिक तौर पे होता है। तो एक फायदा ये हो सकता है इस प्रकार के कैश ट्रांसफर का कि महिलाएं अब ज्यादा खर्चा करें अपने बच्चों की शिक्षा और
स्वास्थ्य पर। दूसरा फायदा यह होता है कि महिलाओं का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होता है, उनकी समाज में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पूंछ परख बढ़ती है। साथ ही उनकी खरीदारी करने की क्षमता भी बढ़ती है, परचेसिंग पावर भी बढ़ता है। इसको गरीबी से भी निजात पाने का एक रास्ते के तौर पर आप देख सकते हैं। उनकी बचत भी बढ़ती है। तो ये कुछ फायदे हैं जब सीधे पैसा अकाउंट में आता है, महिलाओं को मिलता है। लेकिन फिर चिंताएं भी हैं। पहली चिंता यह है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा 2500 रुपए दिया गया है उसका इंटेंडेड यूज ही हो रहा है, कि वांछित उपयोग ही हो रहा है, कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, सैनिटेशन पर ही खर्च हो रहा है, वो और कहीं तो नहीं जा रहा। आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते। उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आप एंड यूज सुनिश्चित नहीं कर सकते। और ये पैसा आमतौर पर सभी महिलाओं को तो नहीं मिल रहा। इसके लिए महिलाओं को चिन्हित करा जा रहा है कि गरीब वर्ग या फिर अडल्ट एज में जो महिलाएं हैं। अब जब भी लाभार्थियों को चुनने का काम होता है तो दो प्रकार के एरर्स आ जाते हैं, फॉल्स इंक्लूजन्स और फॉल्स एक्सक्लूजन्स। इसका मतलब यह होता है कि कई ऐसे महिला लाभार्थी चुन लिए जाएंगे जिन्हें आदर्श तौर पर लाभार्थी नहीं होना था, जो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, शायद वो भी चुन लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक हानि यह हो सकती है कि कुछ ऐसे महिला लाभार्थी छूट जाएंगे जिन्हें लाभार्थियों की लिस्ट में होना था। इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में, इकोनॉमिक्स में, फॉल्स इंक्लूजन, कि यार नहीं आना था, ये लिस्ट में आ गई है। और फॉल्स एक्सक्लूजन, कि आना था पर इनका नाम लिस्ट से रह गया है। तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में आप समस्या फेस करेंगे। मल्टीप्लायर इंपैक्ट होगा, ये आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। जब आप एक अस्पताल बनाते हैं, जब आप एक स्कूल बनाते हैं, बजाय कि महिला के खाते में 2500 रुपए डालने के, तो उस अस्पताल और स्कूल का उपयोग सभी लोग कर पाएंगे। बजाय कि 2500 रुपए अपने महिला के खाते में डाल दिया, वो प्राइवेट अस्पताल में जा रही हैं और 10,000 रुपए खर्चा कर रही हैं। उससे कहीं बेहतर होता है कि आप एक सार्वजनिक अच्छी गुणवत्ता के साथ अस्पताल और स्कूल चलाते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था में कहीं गुना प्रभाव पड़ता, बजाय कि उस 2500 रुपए का जो आप महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। इलेक्शन फ्रीबीज, ये जो महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आपने इसका ट्रेंड देखा। जब सरकारें चुनकर आती हैं तब तो नीति नहीं बनाती हैं। जब 5 साल करीब होते हैं, जब चुनाव सर पे होते हैं, तब नीति बनती है कि महिलाओं को पैसा ट्रांसफर करेंगे। मतलब शायद महिलाओं को लाभ पहुंचाना दूसरा उद्देश्य है, दूसरे क्रम का उद्देश्य। पहला उद्देश्य चुनाव जीतना है। तो एक प्रकार से ये एक रेवड़ियों की तरह काम कर रहा है, जिसमें कम मेहनत से राजनीतिक पार्टियां महिला वोटर को लुभाने का काम कर रही हैं। अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता होती तो पिछले 5 साल जब पार्टियां सत्ता में होती हैं, तब प्रोबेबली महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की योजनाएं लाती, बजाय कि अपने अंतिम कार्यकाल के वर्ष में फ्रीबीज की योजना लाने के। जब 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, 1250 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, किसी को तो अपनी जेब से चुकाने होंगे। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक सेंटेंस था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, ये कहीं से कमाने पड़ते हैं। तो कौन कमा कर देगा ये पैसे? ये हमारे टैक्स पेयर्स कमा कर देंगे। मैंने आखिरी लाइन जो लिखी है वो मार्गरेट थैचर की एक बहुत फेमस लाइन है कि जनता का पैसा ऐसा कोई पैसा ही नहीं होता है, जो पैसा होता है वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। और माइंड यू, टैक्स पेयर सिर्फ वो नहीं होता जो इनकम टैक्स भरता है। जब आप 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी खरीदते हैं तो भी आप टैक्स देते हैं। जब आप चाय भी पीते हैं, चाय सुट्टा बार पे, टियोलॉजी पे, तब भी आप टैक्स देते हैं। तो जो भी पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है वो आप ही की गाड़ी कमाई है, आप ही के खून पसीने की कमाई है, जो फिर आगे अलग अलग योजनाओं में फ्रीबीज के तौर पर बंटती है। तो पैसे कमाने होते हैं, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और देयर इज नो सच थिंग एज पब्लिक मनी, ऑल मनी इज टैक्स पेयर्स मनी। टैक्स पेयर्स के पैसे का बड़े मिसयूज की संभावना है इस प्रकार की लोक लुभावन फ्रीबीज अनाउंस करके। अगली चिंता कि जब आप इस प्रकार से कैश ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के खाते में,
46,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेगी। मतलब इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूं तो 46,000 करोड़ रुपए से जो एक अस्पताल बन सकता था अब वो नहीं बनेगा। जो एक IIT IIM या प्राइमरी एजुकेशनल सेंटर्स बन सकते थे वो अब नहीं बनेंगे, क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर आपने 46,000 करोड़ रुपए कहीं और खर्चा करा है तो आप कहीं और इसकी कटौती करेंगे। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन सकता था वो अब नहीं बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो हो सकता था वो नहीं होगा। और जब ये पैसा आया है महिलाओं के खाते में, अब जब उन्हें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों के लिए या स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, सरकारों ने तो अब सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज बनाने में कटौती करनी पड़ेगी। तो फिर इस 2,500 रुपए को सालाना पाकर आपको शायद 5,000 रुपए 10,000 रुपए के अस्पताल में जाना पड़े, जो एक अच्छी प्रगति नहीं कहलाएगी। तो दिस मनी विल नॉट कवर फॉर प्राइवेट एजुकेशन एंड प्राइवेट हेल्थ केयर ऑन विच our large population will get dependent because of such large cash transfers, which will lead to opportunity costing for our health and educational infrastructure. आगे देखिएगा, मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस गंभीरता को दर्शाने का प्रयास करूंगा। जो यहां से यहां तक आपको छोटे ग्राफ्स दिख रहे हैं, ये सभी जो ग्रीन कलर के इलाके में ब्लिंक हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार का सालाना खर्चा है नेशनल हेल्थ मिशन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए, ग्राम सड़क योजना पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए। ये पूरे भारत के खर्चे हैं। पूरे भारत के लिए नेशनल हेल्थ मिशन पर केंद्र सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। पूरे भारत के लिए भारत सरकार ग्राम सड़क योजना पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन पर केंद्र सरकार लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पूरे भारत में कृषि सिंचाई योजना पर भारत सरकार लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पूरे भारत में जो राज्य सरकारें मिलाकर महिलाओं को कैश ट्रांसफर्स दे रही हैं, दैट इज अमाउंटिंग टू 2 लाख करोड़ रुपीज। अच्छा या बुरा, इस पे मेरा कोई मत नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये खर्चे हैं। ऐसे ही और बातें करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खर्चों की कुछ बातें करते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के खर्चे हैं। यहां पर टेबल थी, इसको मैंने जस्ट चैट जीपीटी के माध्यम से ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे लाडली बहना पर जो सालाना खर्चे का अनुमान है वो है 18,000 करोड़ रुपए। ये जो 18,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये साल भर में जो ग्रामीण विकास पर खर्चा होगा उससे भी ज्यादा है। ये साल भर में जो सिंचाई पे खर्चा होगा उससे भी ज्यादा है। ये साल भर में जो मध्य प्रदेश की पुलिसिंग पे खर्चा होगा उससे भी ज्यादा है। वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, इन सबसे ज्यादा खर्चा लाडली बहना के कैश ट्रांसफर्स पर है, 18,000 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र सरकार की भी खर्चे देखते हैं हम। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना 46,000 रुपीज सालाना खर्चा करने की बात कर रही है। 46,000 करोड़ रुपीज। साल भर में महाराष्ट्र सरकार ट्रांसपोर्ट पे 42,000, कृषि पर 35,000, लाडकी बहन पर 46,000, पुलिसिंग पर 30,000 करोड़ रुपए, लाडकी बहन पर 46,000 करोड़ रुपए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर 27,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास पर 23,000 करोड़ रुपए, लाडकी बहन पर 46,000 करोड़ रुपए। ये सब खर्चा कहां से हो रहा है? हमारे राज्य अपनी जेब से नहीं कमाते हैं। ये सारा पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, और जब वो भी पूरा नहीं पड़ता है तो फिर सरकारें उधारी लेती हैं। एक झलक, 2020 में महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 4,80,000 करोड़ की उधारियां थी, आज 6.5 लाख करोड़ की उधारियां हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर 2 लाख करोड़ की उधारियां थी, आज लगभग 3.5 लाख करोड़ की उधारियां हैं। आंध्र प्रदेश की भी उधारियां बढ़ी हैं और दिल्ली की भी उधारियां बढ़ी हैं। बढ़ती हुई उधारी के दौर में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स चिंता का विषय हैं।
कैश ट्रांसफर्स अगर कंडीशनल हो तो वो चिंता का विषय नहीं है, इस पे हम और बात करते हैं आगे। जब आप कैश ट्रांसफर्स दे रहे हैं, ये कैश ट्रांसफर्स कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि आपकी शिक्षा और आपका स्वास्थ्य और आपके रोजगार बेहतर हो रहे हैं। 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करके आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अब उन्हें अच्छे इम्यूनाइजेशन हो रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं या क्वालिटी जॉब्स उन्हें मिल रहे हैं? कैश ट्रांसफर्स इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऐसे ही जब आप इतने कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो एक वक्त पर आपको टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ाना होगा। और भारत में जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वो टोटल जनसंख्या का लगभग 2% ही है। एक दिन ये भी परेशान होंगे और ये भी आवाज उठाएंगे कि जो टैक्स पेयर्स पर खर्चा हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स पर खर्चा हो रहा है वो कम है और जो डोलिंग आउट ऑफ कैश हो रहा है वो कहीं ज्यादा है। भविष्य में टैक्स पेयर्स माइट गेट डिसग्रंटल्ड और ये टैक्स पेइंग कैपेबिलिटी और इंटेंशन पे भविष्य में असर डाल सकता है। तो फिर हल क्या है इस बात का? क्या कैश ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए? कैश ट्रांसफर्स एक बहुत अच्छा जरिया है विमेन एम्पावरमेंट का, प्रोवाइडेड वो कंडीशनल हो बजाय कि अनकंडीशनल। अगर कुछ शर्तों को पूरा करा जाता है तो फिर कैश ट्रांसफर्स बहुत अच्छा इंसेंटिव का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ये कहा जाए जब महिलाएं 12वीं पास करेंगी तो 40,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जब महिलाएं ग्रेजुएशन पास करेंगी तो 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इन शर्तों के साथ कैश ट्रांसफर्स दुनिया में बेहतरीन काम करे हैं, भारत में भी कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को अकाउंटेबल ठहराएं, सुप्रीम कोर्ट प्रोबेबली फ्रीबीज के लिए गाइडलाइन बनाए, हमारे टैक्स पेयर्स इस बात के लिए और आवाज उठाएं। तो ये एक विस्तृत पहलू मैंने दिया है रेवड़ी कल्चर पर। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के और ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, बी इट यूपीएससी और बी इट स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स। इन द नेक्स्ट lecture or next video, I would be talking about the new income tax bill which has been recently tabled in Parliament. Thank you so much.